स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो ये सेशन हमारे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आज के क्लास में रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उनको हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे बच्चे ध्यान से मन लगाकर इस क्लास में सुनना। ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले सब लोग जल्दी से सेशन लाइक कर दो। जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं आपके पेपर में, उनको एक एक करके कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई एंड हाउ डिड द मीजो मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट। तो आपको इसमें मीजो मूवमेंट के बारे में बताना है। आपको बताना है ये जो मीजो मूवमेंट है ये इसे सपोर्ट कैसे मिला। तो मीजो मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। तो आप क्या कहोगे, मीजो मूवमेंट में क्या था? मीजो हिल एरिया के जो लोग थे वो सेसेशन की बात कर रहे थे कि हमें इंडिया को छोड़कर हटना है। सेसेशन की बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि कुछ मीजोस का ऐसा मानना था कि ये लोग तो कभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे ही नहीं। तो अगर इंडिया को ब्रिटिशर से आजादी मिल गई है और अगर इंडिया एक देश प्रॉपर बन गया, इंडिपेंडेंट देश बन गया, तो मीजोस उसका पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि ये लोग ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे। ऐसा कुछ मीजोस का मानना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, और कैसे ये मूवमेंट फेमस होने लगा, पॉपुलर होने लगा। तो एक टाइम आता है कुछ 1959 के अराउंड, मीजो हिल के इलाकों में फेमिन आ जाता है। मतलब भूख के वजह से, हंगर के वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही होती है। पर ऐसे में आसाम गवर्नमेंट इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, इनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करती। तो ऐसे में यहाँ के लोग और भड़क जाते हैं कि अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इलाके का पार्ट रहने का। नेक्स्ट क्या था, लाल देंगा के लीडरशिप के अंडर मीजो नेशनल फ्रंट बनाया जाता है। और एमएनएफ भी क्या कर रहा था, मीजो लोगों के एंगर को ऑर्गेनाइज कर रहा था। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक तो वायलेंस चलता रहा, स्ट्रगल चलता रहा। फिर उसके बाद राजीव गांधी और लाल देंगा एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्ड में ये बोला गया कि मिजोरम को हम फुल प्रॉपर तरीके से स्टेटहुड दे देंगे और कुछ स्पेशल पावर्स देंगे। और उसके बाद एमएनएफ के लोग कहते हैं कि अब हम वायलेंस करना, सेसेशन की बात करना, ये सब करना छोड़ देंगे। तो ऐसे मीजो मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आए तो ये सब पॉइंट वाइज अच्छे से लिख देना। डन, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार, व्हाई डिड इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सिख कम्युनिटी। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और इससे सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स के ऊपर असर कैसे पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक आर्मी एक्शन था जो कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में 1989 में किया गया था। क्यों? क्योंकि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर मिलिटेंट एक्टिविटी हो रही थी। मिलिटेंट लोगों ने गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट वहां पर अपने आर्मी को भेजती है और सारे मिलिटेंट्स को बाहर कर देती है उस एरिया से। इन दिस ऑपरेशन गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स बट इट डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल। अब देखो, अब हमने ये तो बता दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। नेक्स्ट क्या है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख कम्युनिटी को बुरा क्यों लगा। उन्हें बुरा इसीलिए लगा क्योंकि गोल्डन टेम्पल उनके कल्चर का, रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक हिस्टोरिक टेम्पल है उनके लिए। तो जब आर्मी गोल्डन टेम्पल को एंटर करती है तो गोल्डन टेम्पल डैमेज हो जाता है। तो ये चीज उनको पसंद नहीं आती कि आर्मी
इतने हिस्टोरिक टेम्पल में क्यों एंटर कर रही है। नेक्स्ट, what was the main conclusion of the Rajiv Gandhi Longwall Accord in July 1985? राजीव गांधी लॉन्गवाल अकॉर्ड जो था जुलाई 1985 का, इसका मेन रिजल्ट क्या रहा? तो पॉइंट वाइज आप समझाओगे कि इस अकॉर्ड में पॉइंट 1 पहले तो ये कहा गया कि चंडीगढ़ पूरा पूरा पंजाब को दे दिया जाएगा। ऐसा बोला तो गया पर ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और क्या बोला गया कि एक सेपरेट कमीशन को बनाया जाएगा जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच के लड़ाई झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को सुलझाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत इश्यूज चल रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी जो कि रावी बियास नदी के पानी को कैसे शेयर करना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, ये डिसाइड करेगी। और ऐसा कहा गया कि पंजाब में मिलिटेंसी एक्टिविटी के वजह से जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है, जो भी लोग परेशान हुए हैं, उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग क्या करेंगे, पंजाब में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट चल रहा था, तो ये लोग बोलते हैं कि हम इस एक्ट को बंद करेंगे पंजाब में और अपनी आर्मी को वापस बाहर निकाल लेंगे पंजाब से। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 lessons do we learn from regional aspiration and their accommodation as an integral part of democratic politics? तो रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर से हमें क्या 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन हमें ये सीखने को मिला कि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग रीजन की कोई डिमांड ना आए, है ना। अगर आप एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हो और अगर आपके देश में डाइवर्सिटी है तो अलग अलग इलाकों के लोग अलग अलग डिमांड्स करेंगे, उनके भी एस्पिरेशंस होंगे। ऐसा सोचना कि हमें तो रीजनल एस्पिरेशन को नहीं सुनना, ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, जब अलग अलग रीजन के लोग डिमांड करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का बेस्ट तरीका क्या है, डेमोक्रेटिक तरीकों को यूज करना। वायलेंस कभी नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हैविंग डेमोक्रेसी इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ डेमोक्रेसी रखने से हमारा सारा काम नहीं बनेगा, पावर शेयरिंग भी जरूरी है। तो अलग अलग रीजन्स के हाथ में अगर थोड़ी बहुत पावर रहेगी तो वो ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पर अगर सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो ऐसे में प्रोटेस्ट वगैरह बढ़ने लग जाएंगे। ओके, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा इवेंट, अनअकैडमी आरंभ 2025, जहां पर IIT JEE, नीट यूजी और फाउंडेशन कोर्सेज के लिए एंडलेस फन होने वाला है। ये इवेंट होगा हमारे 10th टाइटन्स बाय अनअकैडमी नाम के चैनल पर मार्च 1 लाइव 7 बजे। यही नहीं, इस इवेंट में आपको बहुत ही अमेजिंग रिवॉर्ड्स और प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। पर कैसे, चलो मैं बताती हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आ जाओ, है ना। तो जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे ऐसा कुछ आपको दिखेगा, है ना। तो यहां पर देखो एक लिंक है, रजिस्टर नाउ फॉर गेम ऑफ ज्ञान इन आरंभ 2025 एंड स्टैंड अ चांस टू विन आईफोन। गेम ऑफ ज्ञान होने वाला है आरंभ 2025 में, आप अभी से ही रजिस्टर कर लो ताकि आपको आईफोन, एक्सबॉक्स, स्मार्ट वॉचेस, वाउचर्स, ऐसे रिवॉर्ड्स जीतने का मौका मिले। या फिर हमारा ग्रैंड कैश प्राइस है ₹1 लाख का, आप वो भी जीत सकते हो, पर उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा, है ना। तो रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पे ये जो लिंक दे रखा है इस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा है ना रजिस्टर और लॉग इन, तो आपसे क्या बोला जाएगा, अगर आप पुराने यूजर हो तो लॉग इन कर लो, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर करना। ठीक है, लॉग इन करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहां पर आपसे आपकी YouTube यूजर आईडी मांगी जाएगी।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना YouTube यूजर आईडी डाल देना है। जिनको नहीं पता है YouTube यूजर आईडी क्या है, आपको बस यहाँ पे लिखा है ना फाइंड योर यूट्यूब आईडी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है ना, तो ऑटोमेटिकली पेज रीडायरेक्ट होकर आपको अपना यूट्यूब का आईडी दिख जाएगा। आपको वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ पर सबमिट है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है बस। एंड उसके बाद आपको 1 मार्च लाइव 7 बजे आरंभ इवेंट हमारा ओपन करके हमारे गेम का पार्ट बनना है। ठीक है, तो आरंभ का लिंक कहां पर है ये भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो देखो यहां पर है ये लिंक, हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है, यहाँ पे नोटिफाई मी लिखा है ना, नोटिफाई मी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे ताकि सारी नोटिफिकेशन हमें मिलती रहे। अनअकैडमी नीट इस चैनल पर भी हमारा ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो इवेंट लाइक कर दो, नोटिफाई मी के ऊपर क्लिक कर दो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। एंड ऑल द बेस्ट, क्या पता आपको अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिल जाए और क्या पता तुमको ही वो ग्रैंड प्राइज भी मिल जाए। ठीक है, चलो तो यही बताना था मुझे। चलो और क्या, वैसे तो 3 लेसन्स पूछे पर हमारे एनसीईआरटी में 5 लेसन्स बता रखे हैं, तो मैं 5 लेसन्स तुम्हें बता रही हूँ। क्या पता तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 5 लेसन बता दो, है ना। तो 4th लेसन क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है कि सारे स्टेट्स का बराबर तरीके से हो। अगर आप एक स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो और किसी और स्टेट में नहीं कर रहे हो तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उस स्टेट को लेफ्ट आउट फील होगा, एक डिस्क्रिमिनेशन की बिटर फीलिंग उनको रहेगी, है ना। तो हर जगह बराबर डेवलपमेंट रखने की कोशिश करो। फाइनल लेसन क्या है, फाइनली हमें ये सीखने को मिला कि जिन लीडर्स ने हमारा संविधान बनाया उन्होंने कितना दूर का सोच के संविधान बनाया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जहां पे डाइवर्स लोगों को जगह दी जा रही है ना, तो ये बहुत बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ गोवास लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज टू इट्स बिकमिंग अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसी चैप्टर में एक छोटू से बॉक्स में गोवा के बारे में बता रखा है। तो आपसे बोल रहे हैं कि ये बताओ कि गोवा की स्टोरी क्या है, गोवा को आजादी कैसे मिली। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। अगर ये नहीं आया तो सिक्किम वाला क्वेश्चन आ सकता है। दोनों येलो बॉक्सेस एकदम अच्छे से याद करके जाना, गोवा भी पता होना चाहिए, सिक्किम भी पता होना चाहिए। गोवा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1947 में इंडिया को तो आजादी मिल गई थी, पर गोवा में क्या था, पोर्चुगीज लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो गोवा, दमन एंड दीव, यहाँ पे पोर्चुगीज लोगों ने कब्जा कर रखा था और ये छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं थे। ये कह रहे थे कि हम लोग नहीं हटेंगे यहां से। ठीक है, फिर क्या हुआ, आजादी मिलने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम तक पोर्चुगीज लोगों को मनाने की कोशिश करती है, बहुत धीरज के साथ, बहुत पेशेंस के साथ मनाती है कि आप लोग प्लीज गोवा और दमन एंड दीव छोड़कर चले जाओ। ठीक है, फिर क्या होता है, दिसंबर 1961 तक आते आते यहाँ के लोग बहुत हंगामा मचाते हैं, एक पॉपुलर मूवमेंट होता है। इसी दौरान इंडिया की गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है, आर्मी को भेजती है एंड हमारी आर्मी पोर्चुगीज लोगों को यहां से भगा देती है। इसी के चलते गोवा, दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं। फिर 1967 में, इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि गोवा को महाराष्ट्र का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो 1967 में एक ओपिनियन पोल होता है। ओपिनियन पोल मतलब गोवा के लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको एक अलग स्टेट बनाना है या क्या आप महाराष्ट्र के साथ जुड़ना चाहते हो। तो इस ओपिनियन पोल में गोवा के ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें महाराष्ट्र का पार्ट नहीं बनना। तो बहुत लंबे टाइम तक गोवा यूनियन टेरिटरी की तरह रहता है। फाइनली 1987 में क्या होता है, हम गोवा को इंडिया का स्टेट बना देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गोवा की जगह ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्किम के बारे में बताओ कि सिक्किम को कैसे, ब्रीफली डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ सिक्किम फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। सिक्किम को इंडिया का पार्ट कैसे बनाया गया। ठीक है, तो सिक्किम में क्या था, आजादी जब हमें मिली थी उस टाइम पे सिक्किम
एग्जैक्टली इंडिया का प्रॉपर पार्ट नहीं था, पर सिक्किम को हम कहते हैं सिक्किम प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया था। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि सिक्किम खुद की कंट्री नहीं थी प्रॉपर, पर सिक्किम इंडिया का पार्ट भी नहीं था। सिक्किम के कुछ कुछ फंक्शंस थे जो कि इंडिया की गवर्नमेंट संभाल रही थी। इस दौरान सिक्किम में राजा थे चोग्याल, एंड वो क्या कर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस दौरान ये क्या करते हैं, यहाँ के जो राजा हैं ये सिर्फ कुछ रिच लोगों को सपोर्ट करके काम कर रहे होते हैं, तो बाकी कम्युनिटी के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राजा से बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये जो बाकी कम्युनिटी के लोग थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आके बोलते हैं कि आप हमें प्लीज सपोर्ट दो, हमें इंडिया का पार्ट बनना है। इसी के चलते सिक्किम में पहला इलेक्टेड असेंबली बनता है 1974 में। इस असेंबली में सिक्किम कांग्रेस बहुत ज्यादा जीतती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 1975 में इनके असेंबली में ये डिसीजन पास होता है कि हम सिक्किम को प्रॉपर तरीके से इंडिया का पार्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद सिक्किम में एक रेफरेंडम होता है, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हाँ हमें सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाना है, और फिर सिक्किम को इंडिया का उस दौरान 22nd स्टेट बना दिया जाता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द आसाम मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स फ्रॉम 1979 टू 1985। 1979 से लेकर 1985 के बीच में जो आसाम मूवमेंट हो रहा था, जहां पर आउटसाइडर्स के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, वो आपको समझाना है। ठीक है, आसाम बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह बहुत चेंजेस देख चुका है जब से हमें आजादी मिली है। मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पहले आसाम का पार्ट हुआ करते थे। आज के टाइम पर हमने इन्हें आसाम से अलग कर दिया है। आसाम का खुद का बहुत यूनिक कल्चर है, और आसाम के लोगों की अक्सर ये कंप्लेन रहती है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं आसाम में, और वो क्या कर रहे हैं, वो आसाम के कल्चर को डैमेज कर रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है, क्योंकि इतने आउटसाइडर्स आ रहे हैं तो आसाम का कल्चर सप्रेस होता जा रहा है। आसाम के रिसोर्सेस, आसाम में जो जॉब्स हैं, जो कॉलेज में सीटें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ये सब आउटसाइडर्स लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो आसाम मूवमेंट में इस चीज के बारे में आवाज उठाई जाती है कि जब से आउटसाइडर्स आए हैं हमारे लोकल इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है, और आसाम के जो ओरिजिनल लोग हैं वो गरीब हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, सारी नौकरी तो इलीगल माइग्रेंट्स ले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आसाम बहुत लंबे टाइम तक हमारे देश में आइसोलेटेड भी था। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत टाइम लिया आसाम के ऊपर फोकस करने में और आसाम का डेवलपमेंट कराने में। ठीक है, तो ये लोग कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी तो ऑलरेडी बिगड़ रही है, पर आउटसाइडर्स के आने की वजह से हमारी इकोनॉमी और तेजी से बिगड़ रही है। तो ये लोग अक्सर ये डिमांड करते थे कि इन्हें आउटसाइडर्स को हटाना है। ओके, चलो इसी के साथ बच्चों हमने कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कवर कर लिए, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगी, इन क्वेश्चन एंड आंसर्स का पीडीएफ भेज दूंगी। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सैंपल पेपर या पीवाईक्यू में आ रखे हैं, तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप अपने इस चैप्टर की बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखो। अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक करो, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।